नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। बात अब राजधानी की कर लेते हैं। देश में कोरोना से लड़ने के लिए चौथी वैक्सीन को अब मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के अनुसार ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अब मॉडर्ना के कोविड-19 रोधी टीके के आपात उपयोग को मंजूरी दी है। हालांकि सरकार ने इसकी घोषणा नहीं की है, लेकिन जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। सूत्रों की माने तो मॉडर्ना को भारत में वैक्सीन आयात करने के लिए मंजूरी मिल गई है। बता दें कि भारत में कोरोना से लड़ने के लिए ये चौथी वैक्सीन होगी। इससे पहले देश में अभी ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन इस्तेमाल की जा रही है। इसके अलावा देश में तीसरी वैक्सीन रूस की स्पुतनिक वी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उम्मीद है कि मॉडर्ना को मंजूरी मिल जाने के बाद देश में टीकाकरण के अभियान में और तेजी आएगी। तो इसी पर राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, अब एक और वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। दर्शकों में कितनी उत्सुकता है इसको लेकर, क्योंकि लगातार जिस तरीके से वैक्सीन मांग की जा रही थी दिल्ली में भी और तमाम इलाकों में ये मांग की जा रही थी, लेकिन अब जो चौथी वैक्सीन है, कहा जा रहा है कि इससे अभियान में और तेजी आएगी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से मडोना की वैक्सीन की, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इंतजार किया जा रहा था कि मडोना की वैक्सीन आएगी और कहीं ना कहीं आप उसकी जो परमिशन है वो मिल भी गई है, मगर सरकार की तरफ से अभी घोषणा नहीं की गई है कि कब तक उसकी वैक्सीन की जो है डोज जो है वो जनता तक मिल पाएगी। मगर जिस तरीके से भारत की जो भारतीय बायोटेक की वैक्सीन है, या फिर कहें कोविशील्ड है, या फिर कहें और वैक्सीन है, वो लगातार जरूर मिल रही है। मगर जिस तरीके से मडोना को परमिशन मिली है, और यही कहीं ना कहीं ड्रग्स कंट्रोलर की तरफ से ये भी कहा गया है कि परमिशन दी जा चुकी है, मगर जुलाई के अंदर लगभग मिलनी वैक्सीन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। मगर कहीं ना कहीं मडोना की वैक्सीन के लिए जो जनता अभी तक इंतजार कर रही थी कि उनकी जो वैक्सीन होगी वो उन तक मिलेगी, और जिस तरीके से वैक्सीन की प्रक्रिया बढ़ाई जा रही है और वैक्सीन जो लगातार कहीं ना कहीं चौथी वैक्सीन चली जा रही है, तो उसका साथ जाहिर है कहीं ना कहीं जनता भी संतुष्ट है। जनता यही चाहती थी कि वैक्सीन जो है वो जल्द से जल्द लोगों तक मिल सके, ताकि कोरोना जैसी महामारी से निजात मिल सके। जी राजीव, क्या कहा जा सकता है कि जैसे ही सरकार इसकी आधिकारिक सूचना जारी करेगी, तो उसके बाद जो वैक्सीन जिस तरीके से दिल्ली में लगातार मांग की जा रही थी, वो कमी भी दूर हो सकती है, और साथ ही वैक्सीनेशन जो हम दिसंबर में कह रहे थे कि दिसंबर तक पूरा होगा, कहीं ना कहीं वो थोड़ा पहले भी पूरा हो सकता है। इसके कयास भी लगाए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के साथ साथ जो और राज्य हैं वो भी कहीं ना कहीं वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे, मगर अब जिस तरीके से दिल्ली के अंदर लगातार वैक्सीन की कमी होती नजर आ रही थी, वो कमी कहीं अब दूर होती नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से मडोना की वैक्सीन को परमिशन मिली है, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं वैक्सीन की जो कमी है वो पूरी होती नजर आएगी, और जल्द से जल्द जैसे कहा जा गया कि दिसंबर तक वैक्सीन जो है वो जनता तक उपलब्ध कराई जाएगी। मगर हो सकता है जनता तक से दिसंबर से पहले ही वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीन की जो 3 डोज है, यानी कि सीधे सीधे कहें तो कोविशील्ड है, कोविड-19 है, और कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से और भी वैक्सीन है, रूस की वैक्सीन है सफेद, वो भी है, कहीं ना कहीं अब मडोना भी आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सरकार को काफी बड़ी मदद मिलेगी, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। मगर अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से मडोना को परमिशन नहीं दी गई है, मगर जल्द से जल्द लगता है कि उम्मीद यही है कि केंद्र सरकार के द्वारा मडोना को भी परमिशन मिल जाएगी, और जल्दी से जल्दी लोगों तक टीकाकरण की प्रक्रिया है उसमें और रफ्तार ली जाएगी। जी राजीव, कब तक ये जो आधिकारिक सूचना है सरकार द्वारा वो जारी की जा सकती है, इसका कोई जानकारी इसके लिए? देखिए, बिल्कुल तय जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि मडोना को कब तक वैक्सीन की परमिशन जो है वो जनता तक पहुंचाने की परमिशन मिल जाएगी, मगर सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिल पा रही है कि जून के में जुलाई के अंदर इसकी प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी, और सरकार कहीं ना कहीं इसकी प्रक्रिया को जुलाई के लास्ट में लगभग जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। मगर देखना होगा सरकार की तरफ से कितनी बड़ी घोषणाएं की जा सकती है, मगर साथ जाहिर है कहीं ना कहीं अभी सरकार की तरफ से घोषणा नहीं की गई है, मगर जल्द से जल्द उम्मीद यही लगाई जा रही है कि कोरोना की महामारी को रोकने के लिए मडोना भी अपना कारगर रूप दिखाएगी, और कहीं ना कहीं लोगों की मदद भी करेगी कोरोना से लड़ने के लिए। जी लेकिन राजीव, एक बड़ा सवाल ये भी है कि देखिए, आपात स्थिति में इसको लाने की घोषणा की गई है कि आपात स्थिति अगर आती है उस समय मॉडर्ना जो है वो यूज की जा सकती है, यानी कि अगर हमारे पास दूसरे वैक्सीन की कमी है तभी वो यूज की जा सकती है। क्या इस तरीके से नहीं हो सकता कि जो मॉडर्ना है उसको कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ ही इस्तेमाल किया जाए और स्पुतनिक के साथ, ताकि वैक्सीनेशन में और तेजी आए? देखिए, बिल्कुल बात करें तो मडोना की या फिर कहें और वैक्सीनों की जो उनके साथ इस्तेमाल करने वाली बात है, ये तो अभी मेडिकल डिपार्टमेंट ही बता पाएगा, मगर इसके बारे में कहीं ना कहीं सरकारें जरूर कोशिश कर रही होंगी, और कहीं ना कहीं यही जानकारी जुटाई जाएगी कि रूस की वैक्सीन जो सफेद उसके साथ साथ या फिर कहें कोविशील्ड के साथ
लगातार इसकी भी प्रक्रिया जारी रहे। मगर देखना होगा कि मडोना कितना बड़ा रोल निभाती है, क्योंकि मडोना की वैक्सीन से कहीं ना कहीं जनता को भी उम्मीद है और सरकारों को भी उम्मीद है, मगर देखना होगा कि वो उम्मीद कब तक पूरी हो पाती है। जी बिल्कुल। और हमारी भी अपील यही रहेगी कि उम्मीद जल्द से जल्द पूरी हो, क्योंकि जितनी जल्दी वैक्सीन आएगी उतनी ही जल्दी देश को एक बार फिर से तीसरी लहर से निजात मिल सकती है। फिलहाल दिल्ली की क्या स्थिति है? जिस तरह से 2 दिन पहले बताया था विधायक ने आतिशी ने कि 3 दिन की वैक्सीन बची है, फिलहाल क्या स्थिति है वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली में? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें आतिशी की, तो उन्होंने जिस तरीके से कहा था कि उनके पास 3 दिन की वैक्सीन बची है, लगभग अब 3 दिन पूरे होने वाले हैं, यानी कि आज के दिन को छोड़कर कहीं ना कहीं 3 दिन पूरे हो जाएंगे। मगर देखना है कि लगातार वैक्सीन की जो प्रक्रिया है वो जारी है अभी भी। मगर दिल्ली सरकार के द्वारा ये भी कहा गया था कि वैक्सीन की प्रक्रिया, यानी कि वैक्सीन अगर केंद्र सरकार के द्वारा लगातार दिल्ली सरकार को मिलती रहती है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो प्रक्रिया है, यानी कि जो आंकड़े बनाए गए थे 2 लाख तक के पर डे के, वो कहीं ना कहीं दोबारा से बनते नजर आएंगे। मगर अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन की प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है कि वैक्सीन उन तक कब तक पहुंचाई जाएगी दिल्ली सरकार को। मगर कहीं ना कहीं जो लापरवाही है या फिर कहीं जो कमी देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं दोनों ही सरकार की तरफ से, क्योंकि दोनों ही तरफ से रफ्तार जो है कोरोना की, उसको ब्रेक लगाने के लिए कहीं ना कहीं वैक्सीन ही कारगर है। और वैक्सीन की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाना होगा, चाहे वो 2 लाख हो या 2.5 लाख हो या 3 लाख हो। मगर पर डे के हिसाब से अगर इसी आंकड़े को बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं कोरोना से जल्द निजात मिल सकती है। जी लेकिन आखिर ये आंकड़ा बढ़ाया कैसे जाएगा राजीव, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आया है फिलहाल। कब तक दिल्ली को वैक्सीन मिल जाएगी अब ये कुछ नहीं कहा जा सकता। और अब एक बार फिर से अगर दिल्ली वासियों को वैक्सीन नहीं मिली तो एक बार फिर से लोगों में रोष होगा, एक बार फिर से वैक्सीनेशन का काम रुकेगा, वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हो जाएंगे और कहीं ना कहीं संक्रमण बढ़ने का भी खतरा इससे ज्यादा हो जाता है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ अगर बात करें सरकार की तरफ से, यानी केंद्र सरकार की तरफ से अभी घोषणा नहीं की गई है कि दिल्ली सरकार को कब तक वैक्सीन की डोज मिल पाएंगी। मगर ये जरूर है, अगर ये कहीं ना कहीं आंकड़े में कमी आती है तो कहीं ना कहीं जनता फिर कहीं ना कहीं गुस्सा दिखा सकती है। और जनता जो उम्मीद कर रही थी कि सरकारें मिलकर काम करें और ताकि वैक्सीन की जो प्रक्रिया है उसमें रफ्तार आ सके, क्योंकि युवा भी यही चाहते थे कि जल्द से जल्द वैक्सीन उन तक उपलब्ध हो। और जो तीसरी लहर है, यानी कि जो बच्चों को लेकर बताई जा रही है, उससे कहीं ना कहीं पहले बच्चों को बचाया जाए। मगर अभी तक जो प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं दोनों ही सरकार की लापरवाही कहें या फिर ढील कहें, दोनों ही तरफ से देखने को मिल रही है। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार चाहती है कि लगातार आंकड़े बढ़ाए जाएं और पर डे के हिसाब से, यानी कि 2 लाख के हिसाब से ही आंकड़ों को राजीव देखिए इस अचीव समय किया में जाए। भी अगर ढील दी जाएगी तो आखिर कैसे काम चलेगा? एक और हम कोशिश कर रहे हैं कि तीसरी लहर हम आने ही ना दें और उसके बाद इस तरह की ढील, इस तरह की लापरवाही, तो तीसरी लहर तो आकर ही रहेगी। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें सरकारों की तरफ से जो ढील दी जा रही है वो कहीं ना कहीं जनता के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि अगर कोरोना वायरस की रफ्तार दोबारा से बढ़ती है तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। मगर जो तीसरी लहर के लिए कहा जा रहा है, अगर इसी तरीके से आंकड़े कम होते रहे, यानी कि वैक्सीन की डोज की जो प्रक्रिया है वो कम होती रही, तो कहीं ना कहीं तीसरी लहर से खतरा बिल्कुल बन सकता है और तीसरी लहर शायद समय इससे पहले भी आ सकती है। और इसीलिए कहीं ना कहीं सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए और वैक्सीन की जो प्रक्रिया है निरंतर बढ़ानी चाहिए, न कि घटानी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में अभी भी तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वो वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्तियों को होने लगा है। मगर जनता भी यही चाहती है कि सरकारें मिलकर काम करें ताकि वैक्सीन की जो प्रक्रिया है उसमें रफ्तार आए और तीसरी लहर से पहले ही बचाव के इंतजाम किए जाएं। जी बिल्कुल, लेकिन आखिर ये किया कैसे जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है राजीव, क्योंकि देखिए तमाम हमने बातें की है लापरवाही को लेकर सरकार की ओर से किस तरह से लापरवाही की जा रही है। तीसरी लहर आना संभावित है, ये भी वैज्ञानिक चेता रहे हैं। अगर तीसरी लहर से पहले वैक्सीनेशन पूरा नहीं हुआ तो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी खतरा मंडराने लगेगा और अगर इस तरीके का संक्रमण बढ़ा तो वाकई देश बिल्कुल अपने खात्मे की ओर चला जाएगा। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें अगर सरकारों की इसी तरीके के रवैया रहा, यानी कि दोनों ही सरकारों की कहीं ना कहीं ढील रही, उससे तीसरी लहर आना बिल्कुल स्वाभाविक है। और कहीं ना कहीं विशेषज्ञों ने भी कहा है कि तीसरी लहर बिल्कुल आएगी, मगर कहीं ना कहीं उसके बचाव के उससे पहले ही इंतजाम करने चाहिए थे। मगर किस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अभी भी तालमेल नहीं है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो कोरोना की जो वैक्सीन की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं अब ढीली होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर होंगी। हमें यहाँ ये भी देखने को मिल रहा है कि हमारी जो निर्णय प्रणाली है वो कितनी ही सुस्त है, ये कहा जा सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हमें जब निर्णय लेना चाहिए तब हम मात्र सोचते रह जाते हैं और जब निर्णय लेने का समय आता है, जब हम निर्णय लेते हैं तो समय बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है।
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर समय रहते अगर निर्णय लिए जाए तो कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है, मगर समय रहते केंद्र सरकार की तरफ से भी और दिल्ली सरकार की तरफ से भी कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया जा रहा है, हम्म। क्योंकि सिर्फ एक दूसरे के ऊपर डाला जा रहा है। दिल्ली सरकार कहती है कि केंद्र सरकार उनको वैक्सीन नहीं उपलब्ध करा रही है, और यही चीज बार बार पिछली बार भी हमने देखने को मिला था। लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रही थी कि वैक्सीन नहीं मिल पा रही है और वैक्सीन कहीं ना कहीं उसकी कमी होती नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से अभी भी स्थिति दोबारा उसी तरीके की आ रही है, और तो कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार को निरंतर दिल्ली सरकार को वैक्सीन देनी चाहिए, और ताकि कोरोना की जो स्थिति है उसमें कंट्रोल हो सके। मगर वैक्सीन की प्रक्रिया को लेकर जो कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है दोनों सरकारों की तरफ से, वो कहीं ना कहीं दूर होनी चाहिए, ताकि जनता तक वैक्सीन जो है वो लगातार पहुंचती रहे। जी। और देखिए, जिस तरीके से हमने बात की, तीसरी लहर अगर आती है राजीव, तो एक बार फिर से लॉकडाउन की नौबत आएगी, क्योंकि संक्रमण इतना बढ़ जाएगा, स्थिति नहीं संभल पाएगी। एक बार फिर से लॉकडाउन की नौबत आएगी, और इस बार लॉकडाउन में जिस तरीके से तमाम चीजें हुई है, उसको लेकर जो तमाम बातें कही गई है, वो फिलहाल सब खत्म हो जाएगी और एक बार फिर से लॉकडाउन की नौबत आ जाएगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए रुक अगली खबर की ओर कर लेते हैं। बात इंदौर की है, मध्य प्रदेश की, जहां पर देश में तेल की कीमतें अब आसमान छूने लगी हैं। इधर तेल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने एक विवादित बयान दिया है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि क्या हम साइकिल से सब्जी मंडी जाते हैं क्या? इससे हम स्वस्थ भी रहेंगे और प्रदूषण भी कम होगा। उन्होंने आगे कहा कि यह बात सच है कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे मिलने वाले पैसे गरीब के हित के लिए ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आखिर पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कौन करता है? अगर हम सब्जी मंडी जाते हैं तो साइकिल क्यों नहीं चलाते? हमारे पास पेट्रोल और डीजल जरूरी है या फिर हमारा स्वास्थ्य? उन्होंने आगे कहा कि यह बात मैं सिर्फ अपने नागरिकों के लिए नहीं कह रहा, बल्कि खुद अपने लिए भी कह रहा हूं। आप मेरी 30 दिनों की डायरी उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि मैं कितने दिन गाड़ी से चलता हूं और कितने दिन साइकिल से चलता हूं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मैं मानता हूं कि देश में महंगाई है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पेट्रोल और डीजल के पैसे किसी नेता के घर में नहीं जा रहे हैं, बल्कि इस देश के गरीब लोगों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये पैसा उन लोगों को मिल रहा है जो कोरोना काल में काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोगों को दिवाली तक मुफ्त राशन की सुविधा दी जाएगी। इतना ही नहीं, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप कैबिनेट मंत्रियों को भी साइकिल से जाने की सलाह देंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं मात्र अपने बारे में बोल सकता हूं, लेकिन दूसरों पर टिप्पणी नहीं कर सकता। आज एक मान लो कि पेट्रोल डीजल पर कीमत बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल कौन चलाता है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। मेरी इस बात में पहले भी क्रिटिसाइज आज हुई है, पहले भी हुई। मैं आज फिर कह रहा हूं कि हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या? जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी, हमारे प्रदूषण को कम में मुक्ति दिलाएगी। हमारे लिए पेट्रोल डीजल महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं देश की महत्वपूर्ण है? जो सरकार में मैं उसका भी जवाब दूंगा। सरकार में बैठे हुए पदों पे लोग बैठे हुए हैं, एक अधिकारी या एक नेता के पीछे कितनी गाड़ियां, कितना ईंधन उपयोग में आता है सर? ये आपको, मैं आपकी बात से हाँ बिल्कुल, कितनी साइकिल का इस्तेमाल? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये बात मैंने अकेले आम नागरिक के लिए नहीं कही, ये स्वयं के लिए भी। ये सेवक प्रद्युम्न सिंह तोमर, आप मेरी पूरी 23 दिन की डायरी देखेंगे उठा के, तो कितना मैं साइकिल पे चलता हूं, कितना गाड़ी पे चलता हूं और कितना पैदल चलता हूं। सर, अन्य मंत्रियों के लिए क्या संदेश देना? मैंने आपसे क्या कहा? साइकिल वाली जो मैं स्वयं का जवाब अपने आप से दे रहा हूं। चलिए, इस पर हमारे साथ गणेश तिवारी इंदौर से संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, जिस तरह का ये मामला सामने आया है, देखिए लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जाती है और इस तरीके के जब बयान खुद राजनेताओं की ओर से आते हैं तो जनता को भी शक होने लगता है कि आखिर उन्होंने किन्हें चुनकर बिठा दिया है सत्ता में। देखिए, निश्चित तौर पर अगर मुस्कान बात करें तो जिस कदर महंगाई बढ़ रही है और ऐसे में नेताओं के द्वारा जो ऐसे विवादित या फिर बेतुके बयान दिए जाते हैं, उससे कहीं ना कहीं निसंदेह ये बातें आम जनता के मन में पैदा होती है कि जो नेता होते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, उन्हें किसी तरह से आम जनता की कोई फिक्र नहीं होती है। वो ऐसे बेतुके बयानों से सिर्फ आम जनता के जो हित को लेकर जो चीजें की जाती है या राहत देने की बातें सरकार द्वारा कही जाती है, वो कहीं ना कहीं गोल मटोल घुमाई जाती है। और ऐसा ही कुछ मामला अगर बात करें तो जो ऊर्जा मंत्री है प्रद्युम्न सिंह तोमर,
उन्होंने भी ऐसा ही कुछ एक बेतुका बयान दिया है। बात करें, अगर महंगाई की बात करें मुस्कान, तो जो तेल की कीमतें हैं लगातार आसमान छू रही है। आम जनता का पूरी तरह से जो है जीवन जो संकट में आ चुका है, जिस कदर महंगाई लगातार बढ़ रही है। अगर तेल तेल कंपनियों की कीमतों की बात करें तो क्योंकि ज्यादातर चीजें तेल कंपनियों के ऊपर ही निर्भर करती है, हम्म। सभी चीजें तेल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन का कार्य किया जाता है। ऐसे में तेल की कीमतें जो है लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात करें तो जहां पेट्रोल 105 रुपए पहुंच चुका है, वहीं डीजल 97 रुपए पहुंच चुका है। ऐसे में लगातार जिस कदर महंगाई बढ़ रही है, अन्य चीजों पर जो सामग्री होती है, घरेलू उपयोग की चीजें होती है, क्योंकि वो भी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर आती है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल सबसे अहम है। डीजल का जिस कदर डीजल के रेट हम्म। लगातार बढ़ रहे हैं, 97 रुपए हो चुका है। ऐसे में अब जो आवश्यक सेवाएं, आवश्यक वस्तुएं हैं जो लोगों को घरेलू उपयोग के लिए चाहिए होती हैं, वो बिल्कुल। भी और उन पर देखिए, भी सरकार लगातार इस पर कुछ महंगाई कर तो बढ़ रही रही नहीं है, पेट्रोल डीजल के दामों में कोई कमी नहीं हो पा रही है, लेकिन बावजूद उसके इस तरह के बयान, पहले जब प्याज के दाम बढ़ते हैं तो वित्त मंत्री कहते हैं कि हम तो प्याज ही नहीं खाते हैं, अब इस तरीके की बातें खुद कह रहे हैं, ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि आप साइकिल से क्यों नहीं जाते, खुद की कमियां नहीं देखते हैं ये। निश्चित तौर पर देखिए मुस्कान, जब इनके पास नेताओं के पास जवाब नहीं होता, क्योंकि महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, कोई भी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बात करें तो लगातार जब वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, बीजेपी की सरकार बनी थी मोदी जी के नेतृत्व में, तब भी लगातार बार बार महंगाई को लेकर ही जोर दिया जाता है कि बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बार मोदी सरकार। और लगातार तब से अगर देखा जाए तो महंगाई लगातार बढ़ती ही नजर आई। हालांकि लोगों ने एक जरूर यह बात सोची थी कि कोरोना काल के बाद जिस कदर कोरोना का लगातार त्राइमाम देखने को सामने आया है और लोगों का जो है पूरी तरह से व्यावसायिक गतिविधियां ठप पड़ गई थी, ऐसे में लोगों ने जरूर सोचा था कि कोरोना काल के बाद जरूर लोगों को कहीं ना कहीं महंगाई से राहत मिलेगी। लेकिन अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर देखें या फिर अन्य तेल की सामग्रियां देखें, चाहे वो खाने पीने के तेल हो, सोयाबीन का तेल हो, या फिर सरसों का तेल हो, या मूंगफली का तेल हो, सभी पर लगातार जो है इजाफा हुआ है। ऐसे में अब जब लगातार जो है आम जनता या फिर मीडिया नेताओं से महंगाई को लेकर सवाल करती है, तो इनके पास नेताओं के पास कोई जवाब नहीं होता है। ऐसे में ये बेतुके बयान ही आते हैं। कभी कोई नेता गाड़ी ना चलाने की सलाह देता, तो कभी कोई प्याज ना खाने की सलाह देता, और ऐसे ही बेतुके बयानों की वजह से आम जनता को कहीं ना कहीं ये नेता महंगाई तो कम नहीं कर पा रहे, लेकिन गुमराह करते जरूर नजर आते हैं। बिल्कुल। जी बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया गणेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार की मुश्किलें कहीं कम नहीं होती नजर आ रही। पहले एनसीपी नेता महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ी और वहीं अब शिवसेना नेता मिलिंद नार्वेकर की मुश्किलें भी अब बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी नेता और प्रवक्ता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र कोंकण के रत्नागिरी का दौरा करते हुए मिलिंद नार्वेकर के अवैध बंगले का खुलासा किया है, जो लगभग 450 करोड़ में बनाया गया है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी जहां भ्रष्टाचार के एजेंट को मजबूती से उठा रही है, वहीं महाविकास आघाड़ी सरकार में आपसी मतभेद के चलते राजनेताओं की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी लीडर किरीट सोमैया ने कोंकण के रत्नागिरी के दापोली पुलिस थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि शिवसेना नेता और मुख्यमंत्री उद्धव सिंह ठाकरे के करीबी माने जाने वाले मिलिंद नार्वेकर ने दापोली के मुरुड गांव में समुद्र तट पर 72 गुंठा जमीन ली है, जहां उन्होंने बिना अनुमति के एक शानदार 2 मंजिला बंगले पर अवैध निर्माण भी शुरू कर दिया है और बड़े पैमाने पर वनों की कटाई भी इस दौरान चल रही है, जिसका निरीक्षण करते हुए बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है। मुरुड दापोली में उद्धव ठाकरे के सचिव बाया हाथ मिलिंद नार्वेकर का अनधिकृत बंगलो समुद्र किनारे पर उसका काम चल रहा है। मैंने आज उसकी विजिट की। बड़ा बंगलो बनाया जा रहा है, समुद्र को लगकर बनाया जा रहा है, कोई भी परमिशन नहीं ली है। मैंने विनय नातू जी के साथ में ग्राम पंचायत कार्यालय और तलाटी कार्यालय में शिकायत की है। तुरंत ही ये बंगलों का डिमोलिशन होना चाहिए और मिलिंद नार्वेकर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मुरारी सिंह संवाददाता मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, जिस तरीके का अब ये मामला सामने आया है, लगातार अब उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्या कुछ ये मामला है, विस्तार से बताएं।
महाराष्ट्र के रत्नागिरी कोकण का ये मामला है, जहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी और सचिव मिलिंद नार्वेकर के ऊपर बीजेपी नेता गिरीश समैया ने गंभीर आरोप लगाए हैं। 72 गुंठे जमीन पर झाड़ों की कटाई कर 2 मंजिला बंगले बनाने का उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए महाविकास अघाड़ी सरकार को पूरी तरह से घेर दिया है। इसके ऊपर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि लगातार महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार में जो नेता हैं वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। घटना पर पहुंचे गिरीश समैया ने पूरे वीडियो एविडेंस के साथ स्थानीय पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से कोई बयान, कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है। क्या है इस मामले में जिस तरह के आरोप जो बीजेपी द्वारा लगाए जा रहे हैं, क्या वाकई मिलिंद नार्वेकर ने ये जो निर्माण है वो अवैध तरीके से करवाया है? जमीनी हकीकत क्या है इसकी? देखिए, इस मामले में अभी कह पाना काफी मुश्किल होगा मुस्कान, क्योंकि ये जांच का विषय है। आरोप लगा है और आरोप यही है, सबूत यही है कि खुद गिरीश समैया ने कोकण के रत्नागिरी उस इलाके का दौरा किया जहां पर झाड़ों की कटाई करके समुद्र के किनारे 2 मंजिला जो है कि बंगले बनाए गए थे, और उसी एविडेंस के साथ उन्होंने नजदीकी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। बहरहाल क्या लगता है, देखिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेहद ही करीबी माने जाते हैं मिलिंद नार्वेकर, और अब उन पर ये आरोप लगे हैं। क्या लगता है, क्या वाकई उन पर अगर इस तरीके में वो दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, या फिर जिस तरीके से यहाँ भ्रष्टाचार का काम हो रहा है वहां भी भ्रष्टाचार दिखेगा? देखिए मुस्कान, कार्रवाई के नाम पे महाविकास अघाड़ी सरकार जब से बनी है तब से कोई ऐसी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख की जहां मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, वहीं अब खुद उद्धव सरकार के सबसे करीबी मुश्किलों में पड़ते जा रहे हैं। इनके ऊपर आरोप है कि 72 गुंठे जमीन की अगर कीमत और बंगले की हो तो लगभग 450 करोड़ जो कि उस जमीन की कीमत है, उसके ऊपर बनाए गए बंगले। और सबसे बड़ा आरोप जो यहाँ पर मुस्कान लगाया गया है कि इस बंगले के निर्माण के लिए जिला अधिकारी, जिला कलेक्टर, पुलिस प्रशासन किसी से कोई परमिशन नहीं लिया गया था और हरे भरे पेड़ों की छटाई की गई थी। अब इस आरोप को लेकर पुलिस किस तरीके की जांच करती है, जिला प्रशासन किस तरीके का गंभीरता लेता है, पेड़ों की छटाई को लेकर वन विभाग कितना सक्रिय होता है और क्या कुछ करना होगा मुस्कान। मुरारी, लेकिन अगर देखिए इसमें कार्रवाई होती है तो क्या कुछ कार्रवाई मिलिंद के खिलाफ हो सकती है? देखिए, अगर कार्रवाई की बात करें तो सबसे पहले पूरा मामला जो है कि मनी लैंडिंग के तहत आएगा कि इतनी बड़ी रकम मिलिंद नार्वेकर ने कहां से लाया, इनकम ऑफ सोर्स उन्हें बताना होगा, और इसे खरीदने के लिए, बेचने के लिए और कौन कौन से लोग इन्वॉल्वमेंट है। तो जब तक ये सारी चीजें का खुलासा नहीं होता है तब तक किन धाराओं के तहत कार्रवाई होगी ये कह पाना मुस्कान मुश्किल है। किन धाराओं के तहत कार्रवाई होगी ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन देखिए इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप मुरारी लगातार लगते आ रहे हैं। जब हमने देखा था कंगना रनौत वाला मामला था, उस समय किस तरीके की कार्रवाई की गई थी उद्धव सरकार द्वारा, वो सबने देखा था। और जब उन्हीं के मंत्रियों पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो अब देखने वाली बात होगी कि वो क्या कार्रवाई करते हैं इन पर। ये कहना भी गलत नहीं होगा, अगर विपक्षों के ऊपर कार्रवाई करना होता है तो महाविकास अघाड़ी सरकार के सुर एक हो जाते हैं, लेकिन जब उनके सरकार में और वो भी जिम्मेदार लोगों के ऊपर जब इस तरीके के आरोप लगते हैं तो कोई भी नेता न तो बयान देता है न तो कार्रवाई के लिए आश्वासन, जिसका जीता जाता नतीजा कह सकते हैं कि प्रताप सरनाइक हो, चाहे अनिल देशमुख हो या फिर पवार हो, या इनके कह सकते हैं कि ताजा मामला मिलिंद नार्वेकर का है। तो क्या इस मामले में महाविकास अघाड़ी जो सरकार है, इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं, क्या गंभीरता लेंगे? क्या इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे मामले को सही तरीके से जांच कराएंगे? वास्तव में क्या जो बिल्कुल, और ये तमाम चीजें जो है वो देखने वाली होगी कि सरकार क्या कुछ कार्रवाई इस पर करती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया मुरारी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।